हेलो एवरीवन। वेलकम टू फिजिक्स की कक्षा। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशंस। बच्चों, अगर जेई एग्जाम और नीट एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो दोनों ही एग्जाम में कम से कम एक या दो सवाल इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चैप्टर जो है वो एग्जाम के नजरिए से इम्पोर्टेंट तो है ही। अभी जो रिसेंटली कल के दिन 26 तारीख को जो एडवांस का पेपर हुआ है, जेई एडवांस का पेपर, उसमें भी एक क्वेश्चन यहाँ इस चैप्टर से पूछा गया है। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से यहाँ पर पूछा गया है। चैप्टर बहुत ही आसान है, अगर आप तैयार अच्छे से करोगे तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, है ना। तो मार्क्स आपके भी आ सकते हैं इस चैप्टर में, ऐसे कोई खास बात नहीं है कि बहुत ही ज्यादा हार्ड है, कुछ नहीं है, सिंपल है बिल्कुल टॉपिक। ठीक है। तो आज हम इसका पहला क्लास शुरू करते हैं और इसी तरह से हम लोग जो है इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। क्लियर। चलो, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं भैया, जो फिजिक्स है, जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसका मतलब क्या है, होता क्या है फिजिक्स में। तो फिजिक्स जो है वो एक तरह की एक ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम डील करते हैं किसके बारे में, नेचर के बारे में, और नेचर के कुछ लॉज और फिनोमिनास के बारे में। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो किसी हाइट से उसको हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया, इसको किसी हाइट से हमने क्या करा, ड्रॉप कर दिया, तो ये क्या करेगा, फ्री फॉल करेगा। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अब जब ये फ्री फॉल करेगा तो ये जो टॉपिक है इसको बोला जाता है मैकेनिक्स, इसको हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स में। तो ये जो मैकेनिक्स है वो फिजिक्स का एक ब्रांच ही तो है, जिसमें हमें इस नेचर के बारे में पढ़ना होता है कि भैया अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने किसी हाइट से ड्रॉप किया तो वो नीचे की तरफ आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है ना। दूसरा हम बात कर लेते हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइस, कोई भी आइस है अगर उसको रख दिया जाए फ्रिज से निकाल करके तो वो मेल्ट होने लगती है, तो इसको हम पढ़ते हैं थर्मल फिजिक्स में। यहाँ पे सारा खेला होता है टेम्परेचर का। यहाँ पे खेल किसका होता है भाई, टेम्परेचर का खेल होता है। तो टेम्परेचर का खेल सारा का सारा हमें स्टडी करना है थर्मल फिजिक्स में। तो थर्मल फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का एक ब्रांच है ना, साइंस का एक ब्रांच है। तीसरी बात कर लेते हैं हियरिंग ऑफ साउंड, हमें कोई भी साउंड सुनाई देता है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं वेव्स में। तो वेव्स भी क्या हो गया, एक तरह का ब्रांच हो गया, है ना, यूनिट हो गया। फोर्थ अगर हम बात कर लेते हैं ऑन ऑफ या स्विच ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो इसको हम लोगों को पढ़ना होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। कहाँ पढ़ते हैं इसको, इसको पढ़ा जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। हालांकि ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये क्लास 12th का टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद आएगा, है। क्लास 12th का पहला टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है। तो ये स्विचिंग वगैरह, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वगैरह, व्हीट स्टोन ब्रिज और बहुत सारी चीजें होती हैं, किरचॉफ लॉ, व्हीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमको जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में कवर करने होते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई बेसिक बात कि भैया जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं उसका मतलब क्या है, होता क्या है फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है, एक साइंस का एक ब्रांच होता है जिसमें हम डील करते हैं नेचर के बारे में, नेचर के लॉस के बारे में और नेचर के फिनोमिनास के बारे में कि भैया हो क्या रहा है। क्लियर। तो बात कर लेते हैं हम लोग, फिजिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो बात तो ऑब्वियस सी बात है कि फिजिकल क्वांटिटीज की हमें करनी पड़ेगी। भैया फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एंड यूज्ड टू डिफाइन फिजिकल फिनोमेना एंड लॉज ऑफ नेचर। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम डिफाइन करते हैं किसके लिए, फिजिकल फिनोमेना को जानने के लिए, और फिजिकल फिनोमेना जो हो रहा है उसका नेचर क्या है, लॉस क्या है नेचर की, उसको जानने के लिए हम जिन फिजिकल क्वांटिटी, जिन क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं उसको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं कि मैंने अगर बोर्ड पर कोई एक नंबर लिखा, जैसे मैंने लिख दिया 5, तो आप क्या बोल सकते हो, क्या ये 5 जो है वो मास है, क्या ये 5 लेंथ है, क्या ये 5 जो है हमारा टाइम को इंडिकेट कर रहा है, नहीं भाई बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सिर्फ 5 यहाँ पर लिखा है। तो ये किस फिजिकल क्वांटिटी को शो कर रहा है, हमें कोई भी अंदाजा ही नहीं लगेगा कि ये जो 5 है वो किस फिजिकल क्वांटिटी को शो करेगा। अगर इसी 5 के आगे मैंने यहाँ पर किलोग्राम लगा दिया तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी बनी वो कौन सी बन गई, मास बन गई। इसी 5 के आगे अगर मैंने मीटर लगा दिया तो यही फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को शो करेगा। और अगर मैंने इसी 5 के आगे मान लो सेकंड लगा दिया, मिनट लगा दिया, आवर लगा दिया, तो यही जो है वो टाइम जैसी फिजिकल क्वांटिटी को इंडिकेट करने लगता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए क्या तरीका होता है कि सबसे पहले तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, सबसे पहले उसका क्या आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, और इनटू किस चीज का हो जाएगा, यूनिट का। जैसे अगर हमने किलोग्राम लिखा तो किलोग्राम एज अ यूनिट, मीटर लिखा तो मीटर भी एक यूनिट है, सेकंड लिखा तो सेकंड भी एक तरह का यूनिट होता है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, इसको हम बोल देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। यहां पर जो n है उसको हम लोगों ने क्या बोला है, न्यूमेरिकल वैल्यू।
एन क्या है बच्चों यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू क्या हो जाता है, यूनिट हो जाता है। अभी यूनिट के बारे में आगे हमको डिस्कशन करना है, चैप्टर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ ढंग से, है ना। चैप्टर का नाम ही है ना यूनिट एंड डायमेंशन, तो यूनिट के बारे में अभी हमको स्टडी करना है कि यूनिट होता क्या है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे इंडिकेट किया जा सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट के फॉर्म में। तो ये जो मैग्नीट्यूड है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, उसको हम लिख सकते हैं एन इंटू यू। एन क्या है यहाँ पर, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू जो है वो क्या होता है, यूनिट होता है ना। अब जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं कि मैंने लिखा यहाँ पर 1 kg, मैंने लिखा 1 kg, और कोई बोल रहा है 1000 ग्राम, तो ध्यान से सुनना। जैसे अगर आप मार्केट गए और आपने कोई भी चीज खरीदी, अगर आपने कोई चीज 1 kg खरीदी, तो आपने दुकान वाले से कहा भैया कोई चीज दे दो मुझे 1 kg, आपने उसी दुकान वाले से कहा भैया वही चीज मुझे दे दो 1000 ग्राम, तो क्या दोनों में अंतर है? देखो अंतर दोनों में सिर्फ इतना है कि 1 kg में न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, और 1000 ग्राम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1000 है। और यहाँ पर देखा जाए तो यूनिट किलोग्राम है, और यहाँ पर देखा जाए तो यूनिट जो है वो ग्राम है। यानी अंतर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में है, लेकिन ये दोनों की दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही इंडिकेट कर रहे हैं। यानी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह से लिख सकते हैं N1U1 बराबर N2 इंटू U2। इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इंडिकेट कर सकते हैं। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम ही तो होता है, तो चाहे आप दुकान पे जाके 1 kg बोलो, चाहे दुकान पर जाकर के आप 1000 ग्राम बोलो, बात तो एक ही है। ऐसा तो है नहीं कि सर इसमें 1000 है तो ये ज्यादा नजर आ रहा है तो वो हमें अमाउंट जो है वो ज्यादा दे देगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। अगर आपको 1 किलो आलू खरीदना है तो आप दुकान पे जाएंगे, 1 किलो आलू में अगर मान लो 15 आलू आते हैं, तो 1000 ग्राम में भी भैया 15 आलू ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि 1000 ज्यादा है तो 15 से ज्यादा वो 150 आलू दे देगा आपको, ऐसा नहीं होगा भाई। समझ में आई बात? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यूनिट्स के बारे में। भैया यूनिट क्या होता है, जो हमारा इस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें पहली चीज हमको यूनिट के बारे में स्टडी करना है। यूनिट के बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने अपना जैसे नाम लिखा शशांक, SHASHANK। यूनिट के बारे में एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने अपना नाम लिखा है शशांक, अब आगे मैंने अपना टाइटल नहीं बताया आपको, ना ही मैंने अपना सरनेम बताया, तो क्या सिर्फ शशांक नाम सुनकर के आपको अंदाजा लगेगा कि मैं किस कैटेगरी का हूं? मैं जनरल हूं, ओबीसी हूं, SC हूं, ST हूं, क्या हूं? कुछ भी पता चलेगा? मैं आपको कुछ भी अंदाजा लग पाएगा? नहीं। लेकिन अगर इसी शशांक के आगे मैंने अगर लगा दिया अपना पूरा नाम दीक्षित, तो आपको एग्जैक्टली पता चल गया कि मैं क्या हूं। क्लियर है? अगर इसी शशांक के आगे मैं कोई मान लो गुप्ता लगा दूं तो कुछ और हो जाएगा। इसी शशांक के आगे मैंने अगर मान लो कि लगा दिया पटेल, तो ये कुछ और ही हो जाएगा, है ना। लेकिन भैया शशांक तो शशांक ही रहेगा। अब यहाँ पर ये कभी दीक्षित है, कभी गुप्ता है, कभी पटेल है, तो यही चीज तो क्या है, यही चीज तो यूनिट हो जाएगी। यही चीज क्या हो जाएगी, यूनिट। यानी बिना यूनिट के आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि किस फिजिकल क्वांटिटी की चर्चा की जा रही है। जैसे मैं नंबर से अगर बताऊं कि मैंने लिखा 10, आपसे बोला क्या बताओ 10 ये मास है क्या, तो आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैंने बोला आपसे कि 10 ये क्या लेंथ है क्या, आप बोलोगे नहीं। मैंने बोला आपसे कि यार 10 जो है वो क्या टाइम है क्या, आप बोलोगे नहीं। मैं कहा क्यों नहीं? क्योंकि आप बोलोगे भैया यहाँ पर जो 10 है उसके आगे अगर आप किलोग्राम लगाओगे तभी तो ये मास होगा, या फिर किलोग्राम की जगह ग्राम लगाओगे तभी तो ये मास बनेगा। इसी 10 के आगे अगर मैंने मान लो सेकंड लगा दिया, मिनट लगा दिया या आवर्स लगा दिया, तभी तो आप बोलोगे कि भैया ये तो टाइम बन गया। इसी 10 के आगे अगर मैंने मीटर लगा दिया, तभी तो आप बोलोगे कि यार ये तो सर लेंथ हो गया। लेकिन जब तक सिर्फ 10 लिखा था तब तक आपको कुछ भी अंदाजा नहीं लगेगा कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी की चर्चा की जा रही। तो यहां पर इंपॉर्टेंट रोल भैया किसका है, ये किलोग्राम, सेकंड, मीटर, इसी को हम लोगों ने बोल दिया है यूनिट। इसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया है, यूनिट। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे जब तक यूनिट नहीं होगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस फिजिकल क्वांटिटी की चर्चा की जा रही है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है यूनिट। क्लियर है? तो इट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू, रेफरेंस वैल्यू भी कह सकते हैं, ऑफ क्वांटिटी विच कैन बी यूज्ड इन मेजरमेंट। अब होता क्या है, देखो पहले के टाइम पे क्या हुआ कि जैसे मैंने एक मान लो एक लाइन बनाई है, मैंने एक लाइन बनाई और मैंने अभी के टाइम पे आपसे बोल दिया कि इस लाइन की लेंथ है भाई 1 मीटर। अब मुद्दा क्या है, देखो पहले के टाइम पे क्या है कि इसका मेजरमेंट कैसे करें भैया। स्केल तो थोड़ी था, अकबर बीरबल के जमाने से बहुत पहले से थोड़ी था स्केल वगैरह कि आपने इसका स्केल रखा और नाप लिया कि भैया ये तो है 1 मीटर। अब पहले के टाइम पे क्या है, कोई कह रहा है कि मैं तो अपने हाथों से नापूंगा, 1 हाथ 2 हाथ ऐसे,
कोई कह रहा है कि भैया इस पेन से मैं मेजर कर लूंगा कि कितने पेन का है ये लाइन, है ना। तो किसी ने इसको मेजर किया कि 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ और ये 4 हाथ। कोई कह रहा है कि ये जो लाइन है इसकी लेंथ है 4 हाथ, हाथ मतलब हैंड्स, 4 हाथ इसकी लाइन है, सॉरी लेंथ है। अब भैया दुनिया में सबके हाथ एक जैसे तो है नहीं, किसी के हाथ छोटे हैं, किसी के हाथ बड़े हैं, सब दुखी। जिसके हाथ बड़े हैं वो भी दुखी, जिसके हाथ छोटे हैं वो भी दुखी। अब जिसके हाथ छोटे हैं वो कह रहा है नहीं भाई 4 हाथ तो है ही नहीं, वो कह रहा है कि नहीं नहीं ये तो 6 हाथ है। जिसके हाथ बड़े हैं वो कह रहे हैं नहीं भाई ना 4 है ना 6 है, ये तो 3 हाथ है। अब ये दिक्कत आ रही कि नहीं आ रही कि भैया एक्चुअल में इसकी लेंथ है कितनी। तो इन्हीं सारी चीजों के लिए ये जो कंफ्यूजन हो रहा है, इन्हीं सारी चीजों के लिए वर्ल्ड वाइड चीजें बनाई गई। उसी को बोल दिया गया यूनिट जो पूरा विश्व फॉलो करेगा कि अगर मास का यूनिट किलोग्राम है तो भैया है। आप कहीं भी जाओ 1 केजी आलू आपको उतना ही मिलेगा जितना आपको इंडिया में मिलेगा, उतना ही आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया में आपको 1 किलो आलू में 15 आलू चढ़ा के देगा और वही आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो वो उस 15 की जगह सिर्फ 10 ही देगा। वो कहेगा नहीं तुम बाहर के हो, तुम्हें 10 ही दिए जाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं। समझ आ रही बात। जैसे बचपन में भैया आप सबने क्रिकेट जरूर खेला होगा। क्रिकेट में हम यहाँ पर 3 स्टंप लगा लेते हैं, 3 स्टंप यहाँ पर लगा लेते हैं, जो गली क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, है ना। तो 3-3 स्टंप दोनों साइड लगा लेते हैं और इनके बीच का जो सेपरेशन होता है, ये जो बीच का सेपरेशन होता है ये हमको सफिशिएंट रखना होता है। अब सफिशिएंट को मेजर कैसे करते हैं, है ना। तो क्या है कि हम स्टेप्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके हम लोग स्टेप्स को काउंट कर लेते हैं। लगभग हम लोग जो है 22 या 21 के आसपास स्टेप्स यहाँ पर बना लेते हैं, है ना। तो इससे एक अंदाजा लग जाता है कि हमारी जो पिच बनी है वो एकदम ठीक ठाक थोड़ी बहुत बन गई मतलब। अब ये जो 22 जो स्टेप्स आपने रखे, क्या लगता है आपको दुनिया में सबके पैर एक जैसे हैं, बराबर हैं? कोई छोटा जिसके पैर छोटे होंगे वो कहेगा कि नहीं भाई यहां से यहां तक 22 स्टेप तो है ही नहीं, ये तो 26 स्टेप होगा या 25 स्टेप होगा, ये तो बहुत ज्यादा होगा, कम करो, बॉल तो बहुत ही स्लो आएगा, दूरी हो जाएगी तो बॉल स्लो आएगा। अब जिसके पैर थोड़े से लंबे होंगे वो कहेगा अरे भाई ये तो सिर्फ 20 स्टेप्स हैं, 22 तो है ही नहीं, ये तो 20 ही स्टेप हैं, पिच को और लंबा करो। ये तो दिक्कत है। इसीलिए इन सारी समस्याओं का निवारण यही है कि एक वर्ल्ड वाइड चीज बना दी गई जिसको बोल दिया गया यूनिट, यानी उसी को सारे लोग फॉलो करेंगे, है ना। कि भैया 6 मीटर का मतलब 6 मीटर है। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, 6 मीटर का मतलब 6 मीटर है। अगर मैंने आपसे बोला कि ये जो पेन है इसकी लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, तो चाहे आप इंडिया में नाप लो, चाहे आप यूएस में मेजर कर लो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में मेजर कर लो, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इसका जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो हमारे पास स्केल होती है, हमारे पास जो स्केल है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर होता है। तो अब जो ऑस्ट्रेलिया में स्केल है वो ऐसा थोड़ी होगा कि भैया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसा स्केल बन जाएगा ना। इसका थोड़ी है कि भैया इंडिया के लिए 1 सेंटीमीटर इतना सा है और ऑस्ट्रेलिया के लिए 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 1 सेंटीमीटर जो है वो सबके लिए सेम है, 1 केजी भी सबके लिए सेम है, 1 मीटर सबके लिए सेम है, 1 सेकंड भी सबके लिए सेम है। समझ में आई बात। तो इसीलिए ये यूनिट को यहाँ पर बनाया गया कि जिससे कि दिक्कतें ना आए। जैसे एग्जांपल दिया है मैंने कि लेंथ पेन की जो है वो हमने मान लिया कि यूनिट ऑफ लेंथ है। अब कोई कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है, इस लाइन की जो लेंथ है वो कितना है, 3 इंटू लेंथ ऑफ पेन, यानी पेन की लेंथ का 3 गुना है इसकी लेंथ। अब क्या दुनिया के सारे पेन की लंबाई सेम है? कोई कहेगा नहीं भाई 3 गुना नहीं है पेन की लेंथ का, ये तो कोई कहेगा 4 गुना है लेंथ पेन का। कोई कहेगा कि नहीं भाई जिसका पेन बड़ा होगा वो कहेगा नहीं ये तो पेन की लेंथ का सिर्फ 2 ही गुना है। तब तो आएगी यार। तो भैया एक्चुअल में फिर इस लाइन की लेंथ है कितनी? 2 गुना है, 3 गुना है या 4 गुना है, कितना है? तो भैया छोड़ो सब कुछ, इसीलिए बनाया गया मीटर स्केल बना दिया कि भैया एक काम करो, नाप लो, लड़ाई मत करो, है ना, सबके लिए सेम लेंथ रहेगी इसकी। क्लियर हुआ कुछ थोड़ा बहुत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कुछ जो यूनिट्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करते हैं कि जो यूनिट है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टी है। पहली बात, इट शुड बी वेल डिफाइंड, प्रॉपरली डिफाइंड होनी चाहिए कि 1 केजी है तो उसका मतलब क्या होगा, 1 मीटर है तो उसका मतलब क्या होगा, 1 सेकंड है तो उसका मतलब क्या होगा। प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 केजी किसी के लिए कुछ है, यूएस में 1 केजी कुछ और है, इंडिया में 1 केजी कुछ और है, ऑस्ट्रेलिया में 1 केजी कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इजीली अवेलेबल एंड इट शुड बी एक्सेप्टेड टू ऑल।
सारे के सारे लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हों। ऐसा नहीं है कि इंडिया वाले कह रहे हैं 1 kg, यूएस वाले कह रहे हैं नहीं भाई 1 kg नहीं, हम तो मास का यूनिट 2 kg मानेंगे, 1 kg नहीं मानेंगे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आगे बोला है इट शुड नॉट चेंज विद एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, इन बातों पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। पता चला आपकी जो तराजू है जिससे आप जो वेट मेजर कर रहे हैं, वेइंग मशीन है, आपने उसमें कोई ऑब्जेक्ट को रखा, उसका मास निकल करके आया 2 kg है। अब ये आपने नापा इंडिया में। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया यूएस चलेगा, इंग्लैंड चलेगा, वहां पे सर्दी ज्यादा है तो सर यहाँ पे 2 kg से कम हो जाएगा मास। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 2 kg मतलब 2 kg। मास चेंज नहीं हो सकता, लेंथ को चेंज नहीं करना है हमें। ऐसा ही यूनिट सिस्टम बनाना पड़ेगा जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स का इफेक्ट ना पड़े। यानी बात करें अगर टेम्परेचर की, बात करें हम प्रेशर की, तो इनका कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहां तक की चीजें क्लियर हैं भाई? देखो एक या दो सवाल निश्चित है यहां से आता है, चाहे नीट एग्जाम ले लो चाहे मेंस का एग्जाम ले लो, ठीक है। अब हुआ क्या कि कुछ सिस्टम बनाए गए यूनिट्स के। कौन कौन से सिस्टम बनाए गए? जैसे एक बनाया गया एमकेएस सिस्टम, एक बनाया गया सीजीएस सिस्टम और एक बनाया गया एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम जो है वो ब्रिटेन में जनरली फॉलो किया जाता है। 3 चीजों का मेजरमेंट किया गया, लेंथ, मास और टाइम। बोला गया कि एमकेएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट रखेंगे मीटर। एम से क्या होता है? मीटर। अरे भैया एम से क्या होता है? मीटर। बोला गया कि मास का यूनिट रखा जाएगा के से किलोग्राम। बोला गया टाइम का यूनिट एस से क्या होता है? सेकंड। सेकंड रखा जाएगा। यानी एक सिस्टम बनके तैयार हुआ जिसका नाम रखा गया एमके सिस्टम। तो एमके सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। मास का यूनिट हो जाएगा किलोग्राम। टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकंड। मीटर का एम ले लिया, किलोग्राम का के ले लिया और सेकंड का एस ले लिया, बनके तैयार हो गया एमकेएस सिस्टम। दूसरा सिस्टम बनाया गया सीजीएस सिस्टम, क्योंकि यूनिट को कन्वर्ट भी तो करना होगा, है ना। तो दूसरा सिस्टम बनाया गया सीजीएस सिस्टम। तो सी से क्या हो गया? लेंथ, सेंटीमीटर। जी से मास कौन सा हो जाएगा? ग्राम। और टाइम कौन सा हो जाएगा? एस से सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब एफपीएस सिस्टम जो है ब्रिटेन वाले फॉलो करते हैं। तो एफपीएस में बोला लेंथ का यूनिट क्या रखता है? फुट। मास का यूनिट क्या रख दिया? पाउंड। और टाइम का यूनिट क्या रख दिया? सेकंड। अब ये पाउंड आपने सुना होगा, अगर आपने वो फाइटिंग वगैरह आती है ना टीवी में, WWF आता है, उसमें जब कोई अनाउंसमेंट होता है, कोई रेसलर जब आता है, एंट्री करता है, तो उसका अनाउंसमेंट होता है 350 kg, सॉरी 350 पाउंड्स, 220 पाउंड्स, इस तरह से वो होता है ना अनाउंसमेंट। तो वो पाउंड क्या है? वो मास का यूनिट है, जो कि ब्रिटेन में फॉलो किया जाता है। वहां कभी आपने सुना है कोई बोल रहा है 600, सॉरी 600 तो बहुत ज्यादा हो गया, कोई बोल रहा है 150 kg मास है भाई जॉन सीना का? कोई बोलता है क्या? कोई कह रहा है बिग शो का मास जो है 300 किलोग्राम है? ऐसा कोई नहीं बोलता। वहां पे जो भी मास है वो पाउंड्स में मेजर किया जाता है। कहां? ब्रिटेन में। क्लियर है? अब ये तो हो गए 3 सिस्टम की चर्चा। चौथा सिस्टम जो है इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है उसका? एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम का मतलब क्या हो गया? वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड। वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड यानी इस सिस्टम को सबने माना। जैसे एफपीएस सिस्टम की हम बात करें तो वो सिर्फ कहां अप्लाई होता है? ब्रिटेन में, है ना। अब हमारे यहाँ इंडिया में तो एफपीएस वगैरह नहीं बोल करता भाई। हमारे यहाँ मास क्या पाउंड में थोड़ी मेजर करते हैं? मास को हम पाउंड में मेजर करते हैं क्या? नहीं, किलोग्राम, ग्राम, इन सब में मेजर करते हैं, है ना। तो जो भी एसआई सिस्टम है ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। कैसा? इट इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको क्या बोला गया? एक तरह का इंटरनेशनल सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? एसआई सिस्टम इज अ इंटरनेशनल सिस्टम। क्लियर है? तो अब क्लासिफिकेशन जो है, या फिर क्लासिफिकेशन के पहले हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं कि जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है उसको समझ लो आप। जो 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक है फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको बोला गया बेस क्वांटिटी, और दूसरा होता है डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं इसको समझना जरूरी है। जैसे मैंने आपसे कहा मास, मैंने आपसे क्या बोला? मास। क्या कभी जीवन में ऐसा हुआ है कि आपने मास का कोई फॉर्मूला पढ़ा हो? हाँ सर, हमने तो पढ़ा है। कौन सा? F बराबर ma, m बराबर F अपॉन a। या बिल्कुल सही बात है आपकी। F इक्वल टू ma है अगर, तो m इक्वल टू F अपॉन 8, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मैथमेटिक्स करेक्ट किया आपने। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि सर ये तो मास का फॉर्मूला है, तो मैं कहूंगा आप गलत। दिस इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ मास। ये तो मैथमेटिक्स है यार, कि अगर आपको फोर्स दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, मास पूछा है, डिवाइड किया फोर्स और एक्सेलरेशन का, मास कैलकुलेट कर लिया, बट दिस इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ मास। समझ आई? क्या आपने कभी टाइम का फॉर्मूला सुना है?
हाँ सर सुना है, कौन सा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से सर हम निकाल तो लेते हैं टाइम, क्या आता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे भाई, अरे बालक, हम थोड़ा, ये जो टाइम आपने कैलकुलेट किया डिस्टेंस और स्पीड के रेशियो से, दिस इज नॉट द फॉर्मूला फॉर टाइम। ये टाइम का फॉर्मूला थोड़ी है, ये तो कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स करी है आपने कि डिस्टेंस दी गई थी, स्पीड दी गई थी, टाइम निकाल लिया। ये कोई फॉर्मूला नहीं है टाइम का, समझ आई? इसका मतलब है फंडामेंटल का क्या मतलब हुआ कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं उनको हम किसी अदर क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो खुद ही सेल्फ एक्सप्रेस्ड है, उनको हमें एक्सप्रेस करने के लिए किसी अदर क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। द क्वांटिटी विच डू नॉट नीड एनी अदर क्वांटिटी टू एक्सप्रेस, जिनको किसी अदर क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ी नहीं कि एक्सप्रेस करना है उनको। दूसरे शब्दों में और क्या कह सकते हैं कि क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड कैन बी यूज टू डेराइव अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे से, जैसे मास और हम टाइम की बात करें, क्या ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं? बिल्कुल नहीं। अब जब ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है भाई? ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, समझ आई? जैसे मैंने आपसे बोला कि टाइम की बात की जाए और लेंथ की बात की जाए, क्या ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं? नहीं, तो ये भी हमारी क्या हो जाएंगी? फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएंगी। यानी इन शॉर्ट हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज जब आपस में एक दूसरे से कनेक्शन उनका ना हो, आपस में कोई भी रिलेशन ना हो, या आपस में एक दूसरे पर डिपेंड ना कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। और फंडामेंटल का ही जो दूसरा नाम है उसको क्या बोला जाता है? बेस क्वांटिटी बोला जाता है। क्लियर है? तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज यहां पर बनाई गई। कौन कौन सी है? लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ठीक है, इनके जो एसआई यूनिट्स हैं भैया, एसआई यूनिट्स क्या है? जैसे लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर, मास का होता है किलोग्राम, टाइम का होता है सेकंड, करंट का होता है एम्पियर, इसको ए से शो किया जाता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है। आपने डिग्री सेल्सियस भी एक पढ़ा होगा, लेकिन डिग्री सेल्सियस एसआई सिस्टम नहीं है, वो कौन सा है? सॉरी, केल्विन है यहाँ पर एसआई सिस्टम। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या बोला जाता है? मोल। मोल को या तो म्यू से लिखते हैं या फिर एन से शो किया जाता है। जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इसका जो यूनिट है वो क्या बन जाता है? कैंडला। इसको हम लोग जो है सी डी से शो कर देते हैं। इनके यहाँ पर मैंने सिंबल्स भी बताए हैं, जैसे मीटर के लिए लेंथ को लिखना है तो लेंथ का सिंबल एल लिख दिया जाएगा, मास के लिए एम लिखेंगे, टाइम के लिए यहाँ पर टी लिख देंगे, करंट के लिए या तो आई लिखेंगे या फिर ए लिख दिया जाएगा, है। और टेम्परेचर के लिए या तो हम के लिख देते हैं या फिर थीटा लिख देते हैं, और जो अपना मोल है उसके लिए म्यू या फिर एन लिख देते हैं, और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला है उसके लिए हम लोग क्या लिख देते हैं? सी डी यहाँ पर लिखा जाता है। बात समझ में आई यहाँ तक? बताइए, किसी भी सज्जन को कोई भी दुख दर्द पीड़ा संकट परेशानी है तो बोलो, और नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज के दो टाइप देखे, कौन कौन से देखे फिजिकल क्वांटिटी? एक तो हो गई हमारी फंडामेंटल, अब दूसरी आ चुकी है हमारे सामने डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है? जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बनती है। यानी डेराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमको फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर मैंने बात करी है आपसे स्पीड की, तो स्पीड को अगर हम लिखेंगे तो स्पीड को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं यार? बताइए आप। डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हैं। तो यार क्या लगता है आपको, ये जो डिस्टेंस है ये एक तरह की लेंथ है ना? अब लेंथ कैसी क्वांटिटी थी याद करो? लेंथ कैसी क्वांटिटी थी? फंडामेंटल। लेंथ कैसी क्वांटिटी थी भाई? फंडामेंटल। और टाइम की अगर हम बात करें तो यार टाइम भी हमारी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? फंडामेंटल या बेसिक भी आप बोल सकते हो, है ना? तो जो स्पीड है वो डिस्टेंस और टाइम के रेशियो से मिलकर के बना है। अब जो डिस्टेंस है वो भी फंडामेंटल है और टाइम है वो भी फंडामेंटल है। यानी दो फंडामेंटल क्वांटिटीज का जब आपने रेशियो निकाला इस डिस्टेंस और टाइम का, तब आपको स्पीड मिला। तो यहां पर ये जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डेराइव्ड क्वांटिटी। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि डेराइव्ड क्वांटिटी जो है उनको बनाने के लिए या उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। क्या डेफिनेशन लिखा है? द क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे आपसे बात की जाए, जैसे एक्सेलरेशन है या फोर्स ले लो आप, या एरिया ले लो। चलो एरिया ही ले लो। चलो स्क्वायर का एरिया क्या होता है भाई? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। अब ये साइड का मतलब क्या है? एक तरह का लेंथ है। साइड का मतलब क्या होता है? एक तरह का लेंथ। और लेंथ कैसी क्वांटिटी है भाई? फंडामेंटल। तो एरिया को बनाने के लिए
फंडामेंटल क्वांटिटी का ही तो स्क्वायर किया है, तभी तो एरिया मिला है अपन को। तो एरिया क्या हो जाएगा, एक तरह का डेराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा। जैसे हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन को हम लोग यार क्या लिख देते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल लिखा जाता है, लिखते हैं ना। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो खुद ही कैसा हो गया, एक डेराइव्ड क्वांटिटी हो गया। यहां पर डिवाइड हो रहा है टाइम का, तो टाइम है फंडामेंटल, तो यहां पर मिलकर के जब इन दोनों का हमने रेशियो निकाला तो हमें क्या मिला है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, डेराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी। समझ आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी अदर क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े, और डेराइव्ड क्वांटिटी वो हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़े। ठीक है, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज यू आर अ टीचर, आप टीचर हो, आपको किसी स्टूडेंट को सिखाना है कि हाउ टू डू मल्टीप्लाई। आपको सिखाना है कि 3 2 1 into 1 2 3 ये मल्टीप्लाई कैसे होता है। अब आप खुद से सवाल करो कि भैया अगर आपको किसी स्टूडेंट को, किसी छोटे से बच्चे को आपको ये मल्टीप्लिकेशन सिखाना है, तो सबसे पहले आपको ज्ञान देना पड़ेगा उसको कि भैया नंबर्स क्या होते हैं, ये 1 2 3 4 है क्या, तभी तो आप बताओगे। सबसे पहले वो पूछेगा ना, सर भैया ये 1 2 3 ये है क्या, तो आप बताओगे कि ये नंबर्स है। तो नंबर्स क्या हो जाएगा, बेसिक। नंबर्स के बाद आप उसको क्या बताओगे, ऐड कैसे किया जाता है। 2 + 2 4 होता है, 3 + 2 5 होता है, 4 + 3 7 होता है। तो आप उसको ऐड करना सिखाओगे। जब ऐड करना वो सीख जाएगा फिर आप उसको टेबल सिखाओगे, 2 1 = 2 2 2 = 4, इस तरह से आप टेबल सिखाओगे। और टेबल जब वो सीख जाएगा तब जाकर के आप उसको मल्टीप्लाई करना सिखा सकते हैं। तो यहां पर ये जो नंबर्स है वो नंबर क्या कहलाएगा, बेसिक। और ये जो ऐड करना है, टेबल सीखना है, ये सब इसके लिए क्या हो जाएगा, डेराइव्ड हो जाएगा। समझ आया कुछ? तो ये इस तरह से आप उसको सिखा सकते हैं। जैसे यहां पर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बात करते हैं स्पीड और टाइम की। क्या स्पीड और टाइम का आपस में कोई रिलेशन है? ध्यान से देखो, अगर हमने मान लिया कि कोई एक सिस्टम है, एक्स सिस्टम। हमने ये जो हमारे पास सिस्टम थे अभी कौन कौन से थे, एक था एमकेएस सिस्टम, एक था हमारे पास सीजीएस सिस्टम, एक था हमारे पास एफपीएस सिस्टम, और एक था हमारे पास एसआई सिस्टम। हमने कोई एक नया सिस्टम मान लिया जिसका नाम है एक्स सिस्टम। हमने एक अपने मन से कोई एक सिस्टम मान लिया जिसका नाम क्या है बच्चों, एक्स सिस्टम। अब उस सिस्टम में बोला गया कि एक क्वांटिटी है स्पीड और एक क्वांटिटी है टाइम। तो बोथ क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों की दोनों क्वांटिटी जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं अगर, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि ये एक तरह का फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर हम बात करें टाइम और फ्रीक्वेंसी की, और हमने मान लिया कि ये जो टाइम और फ्रीक्वेंसी है ये कोई एक नया सिस्टम है, वाई सिस्टम है। तो हमें पता है ना कि टाइम और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का उल्टा होता है। लिखते हैं ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, ऐसे लिखा जाता है ना। तो टाइम और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो क्या बोला गया कि बोथ बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर, इसलिए हम इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं मान सकते, ये डेराइव्ड क्वांटिटी का सेट हो जाएगा। यानी इन शॉर्ट मैंने आपको बोला था कि फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या है कि ऐसी क्वांटिटी जो एक दूसरे पर डिपेंड बिल्कुल ना कर रही हो, और ऐसी क्वांटिटी जो डिपेंड कर रहे हैं उनको हम फंडामेंटल नहीं मान सकते। जैसे टाइम और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे पर डिपेंड करता है तो उसको हम फंडामेंटल नहीं मान सकते। समझ आया बात? चलो यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट है। नोट में क्या बोला गया है कि लाइक फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स आर आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अरे भैया ऑब्वियस सी बात है कि जब फंडामेंटल क्वांटिटी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं तो जो उनके यूनिट्स होंगे वो भी तो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि मास है उसका यूनिट है किलोग्राम, और मैंने आपसे बोला कि एक है टाइम जिसका यूनिट है सेकंड। जिस तरह से यहां पर मास टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, वैसे ही किलोग्राम भी तो सेकंड पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब अगर आपसे कभी जीवन में पूछा जाए कि भैया 1 मीटर में कितने किलोग्राम होते हैं, तो कह देना ये कैसा नॉनसेंस क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे। 1 मीटर का मतलब तो लेंथ है, और आप पूछ रहे हो कि लेंथ में कितने किलोग्राम, ये तो कोई बात ही नहीं, इलॉजिकल सवाल हो गया। इसका मतलब है कि किलोग्राम इज द फंडामेंटल यूनिट, मीटर इज ऑल्सो अ फंडामेंटल यूनिट। दो फंडामेंटल क्वांटिटीज जैसे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, बिल्कुल वैसे ही दो फंडामेंटल यूनिट्स भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। आपसे कभी जीवन में पूछ दिया जाए बताओ 1 सेकंड में कितने मीटर, क्या कहोगे कि भैया कैसा सवाल है ये, इस सवाल में क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक ही नहीं है।
क्योंकि सेकंड और मीटर एक दूसरे पर डिपेंड ही नहीं करेगा। आपसे कभी जीवन में पूछ दिया कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, ये है लॉजिकल सवाल, 1000 ग्राम होते हैं भाई, क्योंकि ये दोनों ही मास के यूनिट हैं। ठीक, अब कुछ यहां पर हमारे सामने यूनिट्स की बात की जाएगी, डेराइव्ड क्वांटिटीज के कुछ यूनिट हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉल्यूम के बारे में। किसी भी चीज का आप वॉल्यूम जानते हो, जैसे आप स्फीयर का वॉल्यूम जानते हो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच हो जाता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालेंगे तो इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। तब यहाँ पर जो लेंथ है उसका यूनिट क्या होता है, मीटर। ये जो विड्थ है उसका यूनिट भी होता है मीटर, और जो हाइट है उसका यूनिट भी क्या होता है, मीटर। यानी इन शॉर्ट यहाँ पर जो यूनिट आएगा वो कितना आ जाएगा, मीटर का क्यूब। तो ये जो मीटर क्यूब आया है बच्चों, ये एक तरह का डेराइव्ड यूनिट है, क्योंकि ये 3 मीटर से मिलकर के बना है। मीटर मीटर मीटर, 3 बार मीटर आया, उससे मिलकर के मीटर क्यूब हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये एक तरह का हमारा डेराइव्ड यूनिट। जैसे अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर ये जो 4/3 पाई है ये तो एक नंबर मात्र है, इसका तो कोई काम नहीं यूनिट्स में। अब ये लिखा हुआ है रेडियस, तो रेडियस क्या होता है, एक तरह का लेंथ होता है। तो यूनिट क्या होगा, ये देखो रेडियस का लिए मीटर हो गया, और ये पावर 3 था तो ये 3 आ गया। ये देखो इसका यूनिट मीटर क्यूब आया। अरे भाई ऑब्वियस सी बात है ना, वॉल्यूम तो फिजिकल क्वांटिटी सेम है ना, किसी भी चीज का आप वॉल्यूम निकालोगे यूनिट तो सेम ही रहेगा उसका, मीटर मीटर क्यूब ही रहेगा सेम। ऐसा थोड़ी है कि स्फीयर का वॉल्यूम निकाला तो कुछ और आएगा यूनिट, और क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे तो कुछ और यूनिट आ जाएगा। आपसे अगर मैं बोल देता हूं कि चलो सिलेंडर का यूनिट बताओ, सिलेंडर के वॉल्यूम का यूनिट होता है क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, फॉर्मूला इसका पाई आर स्क्वायर एल। आर है उसका रेडियस, जैसे ऐसे बनाते हैं ना सिलेंडर हम लोग, तो ये लेंथ हो जाती है उसकी एल, और यहाँ पर ये जो रेडियस है वो उसको बोल दिया मैंने आर। अब इससे अगर आपके लिए यूनिट निकालना है तो यूनिट कैसे आएगा, पाई तो एक नंबर है, हटा दो, रेडियस मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर लगाता, और लेंथ क्या है यहाँ पर मीटर है, तो ये यूनिट अपना मीटर क्यूब ही आएगा। अरे भैया जब फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी का दुनिया के किसी भी फॉर्मूले से यूनिट निकालोगे तो सेम ही तो आएगा, बदल थोड़ी जाएगा। वॉल्यूम तो वॉल्यूम है यार, वॉल्यूम थोड़ी बदल जाता है। क्लियर है। कुछ और यूनिट्स देखते हैं आइए। जैसे आपसे बोला गया डेंसिटी का यूनिट क्या है, तो डेंसिटी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम से लिखा जाता है। तो मास का यूनिट क्या हो जाता है बच्चों, किलोग्राम, और वॉल्यूम का भी हम लोगों ने देखा है मीटर का क्यूब हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर की पावर -3। तो ये जो किलोग्राम इंटू मीटर की पावर -3 है, ये एक तरह का कैसा यूनिट आया हमारा, ये एक तरह का हमारा डेराइव्ड यूनिट आया है। कैसा यूनिट है ये, डेराइव्ड यूनिट। आपसे बोला गया वेलोसिटी का यूनिट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है। ये जो सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको धीरे धीरे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ाए जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं, कैसे याद, आराम से धीरे धीरे सब पढ़ेंगे इसको, हर चैप्टर में ये फॉर्मूले आते जाएंगे तो आपको पढ़ाई को पढ़ने को मिलेगा। वेलोसिटी के यूनिट की बात करते हैं तो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह का क्या है, लेंथ है, तो उसका मीटर हो गया। टाइम क्या होता है भैया, टाइम का यूनिट होता है सेकंड हमारा, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। इसी को दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं तो मीटर इंटू सेकंड इनवर्स भी ऐसे लिखा जा सकता है, ये इसका यूनिट आ जाएगा भाई। कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है किसी सज्जन को, है या सज्जन नहीं है कि तकलीफ नहीं है, बताइए भाई। चेंज इन लेंथ की अगर हम बात करें, यार एक बात बताओ, किसी भी चीज का चेंज तो वही होगा ना। जैसे अगर आपसे बोला कि मेरे पास एक ये है रॉड है, इसकी लेंथ है 5 मीटर, मैंने आपसे बोला एक रॉड है इसकी लेंथ है 5 मीटर, इसमें से मैंने ये 1 मीटर रॉड को काट के फेंक दिया, तो बताओ कितनी रॉड बची, रॉड की कितनी लेंथ बची, तो आप बोलोगे ना 4 मीटर। मीटर मतलब अरे लेंथ। तो जब आपके पास 5 मीटर की रॉड थी, आपने 1 मीटर रॉड को हटा दिया तो 4 मीटर रॉड बची ना लेंथ में, यानी चेंज इन लेंथ ही तो होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे चेंज इन वेलोसिटी ही तो होगा कि नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं चेंज इन लेंथ, यानी इसको डेल्टा एल से शो किया गया है, तो क्या बोला है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। अब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, इनको हम जब कैलकुलेट करा, जैसे यहाँ पे फाइनल लेंथ हमारी 5 मीटर थी और इनिशियल लेंथ हमारी जो है फाइनल लेंथ हमारी कितनी है, यहाँ पर 1 मीटर लेंथ को हटा दिया, 1 सेकंड को,
एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, तो यहाँ पे जैसे हम फाइनल लेंथ और इनिशियल लेंथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका यूनिट भी कितना आएगा भाई, 4 मीटर। क्यों? क्योंकि चेंज इन लेंथ हमारे पास 4 मीटर में ही आया। तो लेंथ का चेंज है तो लेंथ ही होगा, वेलोसिटी का चेंज है तो वेलोसिटी ही होगा, स्पीड का चेंज है तो स्पीड ही होगा। किसी भी चीज का चेंज वही होता है। समझ में आया बात? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज उसी फिजिकल क्वांटिटी को इंडिकेट करता है। जैसे आपसे बोला है चेंज इन वेलोसिटी, अरे भाई तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी ही तो होगा, और वेलोसिटी का अभी हाल हमने यूनिट निकाला है मीटर पर सेकंड, तो यूनिट यहां पर क्या हो जाएगा, मीटर इंटू सेकंड इनवर्स, ये आएगा आंसर। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी भी सज्जन को? वो तो बताइए। आगे बढ़ लेते हैं, चलिए। एक्सेलरेशन की हम बात करें तो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल होता है। अब चेंज इन वेलोसिटी, यार वेलोसिटी तो होता है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, और टाइम इंटरवल एक तरह का टाइम होगा तो वो भी डिवाइड में सेकंड आएगा, तो ये सेकंड इंटू सेकंड हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, सेकंड की पावर -2, क्योंकि उसको ऊपर लेके गए, तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन का यूनिट, मीटर इंटू सेकंड की पावर -2, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। अगर हमने बात करी फोर्स की, तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या होता है, मास होता है बच्चों किलोग्राम, और जो एक्सेलरेशन है उसको हम लोगों ने अभी हाल देखा क्या होता है, मीटर इंटू सेकंड की पावर -2। ये लो भैया, फोर्स का यूनिट आ गया यार हमारे पास, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आसान है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही वर्क का अगर यूनिट निकालना है तो फॉर्मूला लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट हमारे पास है किलोग्राम मीटर और डिवाइड बाई सेकंड का स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो जाता है, मीटर। तो ये देखो आप, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। तो यूनिट हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकंड का स्क्वायर, ये यूनिट आ जाएगा यहाँ पर। अब जैसे ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसी को हम लोग जो है क्या बोल देते हैं, इसी को बोला जाता है न्यूटन, और न्यूटन को लिखने का तरीका होता है स्मॉल n, EWTON, है ना। अब जैसे अगर आपसे बोला गया कि न्यूटन, ये मैंने लिखा और न्यूटन मैंने इस तरह से लिखा, क्या इन दोनों में अंतर है या दोनों सेम है भाई, या इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत? तो पहला वाला है वो गलत तरीका है लिखने का, दूसरा वाला तरीका बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपने ये एन कैपिटल बना दिया, इसका मतलब है कि ये टाइटल को शो कर रहा है, ये किस चीज को शो कर रहा है, ये सरनेम को शो कर रहा है। सर आइजैक न्यूटन के नाम पर ही तो यूनिट रखा गया फोर्स का। तो ये जो न्यूटन में एन कैपिटल है, ये उनके सरनेम को इंडिकेट करता है, और जब हम स्मॉल एन लिख देते हैं तो ये अपना यूनिट को इंडिकेट करता है। हाँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप कैपिटल एन आराम से लिख सकते हो, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जो वर्क का यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को बच्चों बोला जाता है जूल, JOULE, या शॉर्ट में हम लिखते हैं तो कैपिटल J भी लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है भाई? तो इस तरह से हम लोगों ने यूनिट्स भी कुछ देख लिए। अब एक तरह की फिजिकल क्वांटिटीज और भी होती हैं, जैसे मैंने आपको दो फिजिकल क्वांटिटी बताई, कौन कौन सी, एक मैंने बताई थी फंडामेंटल या बेसिक, और दूसरी क्वांटिटी बताई थी डेराइव्ड। एक फिजिकल क्वांटिटी यहां पर और भी है जिसका नाम अलग से रखा गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो इन 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, उनके अलावा 2 ये क्वांटिटीज हैं, इनको रखा गया अलग कैटेगरी में जिसका नाम है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। पहला है एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। अब एंगल तो आप जानते हो, ये एंगल वही वाला एंगल की बात हो रही है, प्लेन एंगल जो आप जनरली पढ़ते आए हैं अब तक। जैसे ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एंगल बना थीटा, इसको अपन ने क्या बोल दिया, एंगल। तो ये जो दोनों लाइंस हैं, ये एक प्लेन में ही तो आप ड्रॉ करते हैं, 3D में थोड़ी बनाते हैं इसको, एक प्लेन में ही तो ड्रॉ करते हैं, तो इसको नाम क्या रखा गया, एंगल, प्लेन एंगल। और ये जो सॉलिड एंगल है, इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं लिख देता हूं, द एंगल सबटेंडेड बाय एनी ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट, यानी अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, किसी भी शेप और साइज की, ये थोड़ा सा शेप में मजा नहीं आया भाई, इस शेप को चेंज करेंगे हम। अगर हमने कोई भी एक शेप और साइज की, फिर वैसे ही बन गया, चलो ठीक है, अब नहीं कर रहे चेंज। किसी भी शेप और साइज की ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो बोला गया कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट पर कितना एंगल सबटेंड करेगी। तो आप कैसे पता करोगे, इस ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट को आप इस पॉइंट से मिला दो, P से, तो यहां पर ये जो एंगल बनेगा 3D, एक एंगल कैसा होगा, 3D एंगल बनेगा।
इसको ही बोला जाता है सॉलिड एंगल। यानी जो ये सिर्फ एंगल है ये कैसा होता है हमारा 2 डायमेंशनल होता है, और जो सॉलिड एंगल है ये हमारा होता है 3 डायमेंशनल। हालांकि सॉलिड एंगल आपको क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक गॉस थ्योरम में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब इनमें सॉलिड एंगल और एंगल में एक रिलेशन भी होता है जो उधर ही आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी कोई लॉजिक नहीं है उसको बताने का, कुछ भी समझ नहीं आएगा अगर आपको बताया भी जाए तो। ठीक है, तो सॉलिड एंगल और एंगल जो है उनको रखा गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में। यूनिट क्या होते हैं, चलो यूनिट भी देख लिए जाए इनके। एंगल का यूनिट हम लोग क्या लिख देते हैं, रेडियन। एंगल का हम लोग यूनिट क्या लिख देते हैं, रेडियन। और जो सॉलिड एंगल है उसका हम लोग यूनिट क्या लिख देते हैं, स्टेरेडियन।